हेलो बच्चों, मैं नीतू भट्ट आज आपको हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ाने जा रही हूँ। क्रिया का अर्थ होता है करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। यह है क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कीर्ति गीत गा रही है, दादाजी टहल रहे हैं। इन वाक्यों में गीत गा रही हैं, टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, यह वाक्यांश किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं। तो ये शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है, इसलिए लिंग, वचन, काल और कारक के कारण उसके रूप बदलते रहते हैं। धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे गा, लिख, पढ़, नाच, खेल आदि, यह धातु शब्द हैं। अब इसमें प्रत्यय लगा के गा में अगर ना प्रत्यय लगाते तो गाना शब्द तैयार हो जाएगा। लिख में ना प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखना शब्द बन जाएगा। पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ दिया पढ़ना, नाच में ना प्रत्यय जोड़ दिया नाचना, खेल में ना प्रत्यय जोड़ दिया तो खेलना आदि शब्द। क्रिया का सामान्य रूप भी इसी प्रकार है। पढ़ धनना पढ़ना, खा धनना खाना, गा धनना गाना, नाच धनना नाचना। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर, संरचना अथवा प्रयोग के आधार पर। अब सबसे पहले हम देखेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक क्रिया। सबसे पहले देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक, आकर्मक, आ यानी बिना, कर्मक कर्म के, वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता, ना ही कर्म की अपेक्षा होती है, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े, कर्म पर नहीं, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बालक सो रहा है, मोर नाचता है। तो यदि यहाँ पे क्या किसे किसको लगाकर प्रश्न किया जाए तो उसका कोई उत्तर हमें नहीं प्राप्त होगा। क्या बालक सो रहा है, क्या मोर नाचता है, तो इसका कोई उत्तर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से ही वहां पे यह बात कही गई है कि बालक सो रहा है, मोर नाचता है। अगली क्रिया है सकर्मक क्रिया। सकर्मक, स मतलब साथ, कर्मक यानी कर्म के साथ वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है अथवा कर्म की अपेक्षा होती हैं, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इसकी परिभाषा है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अनिल फल काट रहा है, प्रिया जूस पी रही है। अगर इसमें प्रश्न किया जाए तो अनिल क्या काट रहा है, तो उत्तर इसका हमें मिलेगा अनिल फल काट रहा है। प्रिया क्या पी रही है, प्रिया जूस पी रही है। और इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ रहा है, तो ये क्रियाएं जो होती हैं सकर्मक क्रियाएं होती हैं। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम पत्र लिखता है, तो इस वाक्य में पत्र कर्म है। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक ने बालक को पाठ पढ़ाया, या राधा ने बच्चे को कहानी सुनाई। इस वाक्य में दो कर्म हैं, बालक और पाठ, बच्चे और कहानी, तो दो कर्म हैं, तो यह द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। संरचना अथवा प्रयोग के आधार पर, संरचना अथवा प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत भी दो भेद होते हैं इसके। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक।
सबसे पहले देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे वह धोबी से कपड़े धुलवाता है, पिताजी ने मोहित से पानी मंगवाया, यह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक, जब कर्ता स्वयं कार्य करने में सम्मिलित हो तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ सबके लिए खाना बनाती है, यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों से अभ्यास करवाते हैं। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं से बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे आलोक ने पाठ पढ़ लिया है, कूड़े को कूड़ेदान में डाल दो। नाम धातु क्रिया, कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से बनने वाली क्रिया है हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, सर्वनाम से अपना से अपनाना, विशेषण नरम से नरमाना, ये नाम धातु क्रिया है। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे गीता ने कविता लिखी, दादाजी बाजार गए। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह नहाकर सोएगा, बच्चा जागकर खेला। अब इन वाक्यों में सोया तथा खेला मुख्य क्रियाएं हैं, इनसे पूर्व नहाकर तथा जागकर क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं, तो ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। क्रिया के अंत में कर करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। अन्य क्रियाएं हैं अपूर्ण क्रिया, द्वित क्रिया। अपूर्ण क्रिया, जिन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता होती है तो उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कपिल सिब्बल बनाया, तो इस वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए एक पूरक शब्द की आवश्यकता है, तो उक्त वाक्य में मैत्री शब्द लगाने से पूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कपिल सिब्बल को मैत्री बनाया, तो यह अपूर्ण क्रिया का उदाहरण है। द्वित क्रिया, जब एक ही क्रिया दो बार प्रयुक्त हो तो वह द्वित क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाते खाते सो गया, बच्चा रोते रोते हंसने लगा। धन्यवाद बच्चों।